एक शहर में लच्छू नाम का एक ठग रहता था। वह बहुत ही चालाक ठग था और ठगी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन लच्छू ने एक हीरो के व्यापारी को ठगने की योजना बनाई। वह कई दिन तक उस जोहरी की दुकान की निगरानी करता रहा। फिर सब कुछ जानकर वह एक दिन जोहरी की दुकान में गया। उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरों को देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने इतने कीमती हीरे बहुत ही कम देखे थे, लेकिन वो सेठ बहुत ही पारखी था। उसने हीरों को उलट पलट कर देखा, गौर से परखा। फिर वह लच्छू से बोला, यह हीरे नकली हैं। उसकी बात सुनकर ठग लच्छू नाराज हो गया और बोला, यह हीरे असली हैं। संसार में इससे ज्यादा कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख सही नहीं है। जोहरी सेठ उसकी बात नहीं माना और ठग लच्छू भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ देर तक तनातनी होती रही। सेठ ने ताव में आकर ठग को अपने असली हीरे दिखाए। बस फिर क्या था, ठग लच्छू ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार से उन हीरों को ठगना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरों को फिर से छुपा दिया। ठग लच्छू चुपचाप वहां से चला गया। लच्छू ने बाजार जाकर एक खाली पेटी खरीदी, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उस जोहरी के पास थी, जिसमें उसने अपने कीमती हीरे रखे हुए थे। साथ ही साथ लच्छू ने एक चूहा भी पकड़ लिया और अपनी जेब में छिपा लिया। बाजार से खरीदी हुई पेटी और चूहे को जेब में रखकर लच्छू अगले दिन फिर से उस व्यापारी के पास गया। इस बार लच्छू ने अपना भेष बदल रखा था। वह आवाज बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। सेठ बोला, लेकिन किस लिए? लच्छू बोला, आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ ने कहा, कैसे? वह बोला, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ का तो दम ही निकल गया। फिर भी वह स्वयं को संभालते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरों की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहते ही ठग लच्छू ने सेठ को एक पेटी दिखाई। ये पेटी सेठ के हीरों की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखकर सेठ के होश गुम हो गए। लच्छू ठग बोला, ये खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा है कि सेठ को बतला देना। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया और तुरंत ही अपनी असली हीरों की पेटी संभाल कर ले आया और ठग को दिखाते हुए बोला, देखो, यह रही मेरी पेटी। लच्छू ठग ने जोहरी की पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा। इसके बाद ठग ने चुपके से अपनी जेब से चूहा निकाला और ऐसे उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरों की पेटी बदल दी। सेठ एक बार ठहर गया और फिर अपनी पेटी लेकर भीतर चला गया। वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको ठग ने बेवकूफ बना दिया है। मेरी हीरों की पेटी तो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। इतना सुनकर लच्छू ठग बड़बड़ाता हुआ वापस चला जाता है। जब वह सेठ की दुकान से बाहर आ गया तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि उसने लाखों रुपए के हीरे चुरा लिए हैं। वह इन हीरों को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। लच्छू ठग हमेशा इसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि यह ठगी का माल है, इसीलिए वह लच्छू को माल की आधी कीमत ही देता था। कभी कभी तो माल की असली कीमत का चौथा हिस्सा ही देता था। सुनार ने हीरो की बहुत ही कम कीमत लगाई, किंतु इतनी कीमत पर सौदा करने के लिए लच्छू ठग राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी नहीं माना। वह अपने हीरे लेकर वहां से चला गया। उन्हीं दिनों शहर में एक चोर आया हुआ था। उसे पता लगा कि लच्छू ठग के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने चोरी के धंधे में लच्छू का भी बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी 2 हाथ आगे था। उसने सोचा कि किसी तरह से इन हीरों को चुराना चाहिए। लच्छू ठग भी बहुत होशियार था। वह जानता था कि उसके हीरों की खबर पूरे शहर में फैल गई होगी और कई चोर लुटेरे इसी ताक में होंगे कि किस तरह से उसके हीरे उड़ाए जाएं।
अपने हीरों को सुरक्षित रखने के लिए वह एक सराय में जाकर रहने लगा। ये सराय असल में एक किले नुमा इमारत थी जिसकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी। इस किला नुमा सराय में घुसना सरल नहीं था। दूसरी तरफ जो चोर शहर में आया था उसका नाम था दीनू। दीनू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे किले नुमा सराय में घुसकर हीरे चुराए जाए। जब उसे कुछ ना सूझा तो उसे अपने गुरु की याद आई। उसका गुरु जो खुद भी एक महाचोर था, उसी ने दीनू को चोरी की कला सिखाई थी। दीनू चोर अपने गुरु महाचोर से मिला और अपनी सारी समस्या कह सुनाई। तब दीनू के उस्ताद ने कहा, तुम्हारा काम बन सकता है, परंतु ठीक वैसे ही करना होगा जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले 12 बड़ी बड़ी कीलों का प्रबंध करो और एक हथौड़े का भी। कीलें मजबूत होनी चाहिए जो उस किले नुमा सराय की दीवारों में लगे पत्थरों के जोड़ों में आसानी से गड़ जाएं। तुम ये सब सामान लेकर ठीक 11:15 बजे रात को सराय के बाहर पहुंचना और जैसे ही 12 बजेंगे सराय के ऊपर लगे हुए घंटे की टंकार शुरू होगी। तुम हर टंकार के साथ साथ एक एक कील गाड़नी शुरू कर देना और उन पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाना। घंटे की टंकार की आवाज में कील गाड़ने की आवाज सुनाई नहीं देगी। 12 टंकारों के साथ 12 कीलें गड़ जाएंगी और तुम उन पर चढ़ते चढ़ते सराय के अंदर कूद जाओगे। दीनू चोर अपने गुरु की बात पूरी तरह से समझ गया। वो ठीक रात को 11:15 बजे सराय की पिछली दीवार पर पहुंच गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसे उसके गुरु महाचोर ने उसको सिखाया था। इस तरह से दीनू चोर बिल्कुल सुरक्षित सराय के अंदर कूद गया। ढूंढते ढूंढते दीनू चोर उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर लच्छू ठग सो रहा था। लच्छू ठग भी कम चतुर नहीं था। वह हीरों की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था जिससे कि कोई उसे निकाल ना सके। सबसे पहले दीनू चोर ठग के कमरे के बाहर पहुंचा। इसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा उग रहा था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार कर रहा था जिससे कि कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में हीरों की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपनी गर्दन के नीचे छुपा रखा था। दीनू चोर मन ही मन में बड़बड़ाने लगा, बड़ा ही उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ठग के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। दीनू चोर ने तुरंत इधर उधर देखा। उसे वहां पर एक ईंट दिखाई दी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर ठग के पास पहुंच गया। उसने अपनी जेब से तंबाकू की एक डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर ठग की नाक के आगे रख दिया। ठग को तुरंत छींक आई। छींक के साथ गर्दन ऊपर उठी। चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट रख दी। फिर पलक झपकते ही दीनू चोर वहां से चंपत हो गया। सुबह जब लच्छू ठग की आंखें खुली तो उसने अपने हीरों की पेटी को वहां से गायब पाया। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे तो बहुत ही मूल्यवान हैं, हजारों के लेकर वह लाखों में बेच सकता है। इसीलिए कुछ कम ज्यादा पैसों में ठग के साथ सौदा कर लेना चाहिए। यही सोचकर वह ठग से मिलने के लिए सराय में पहुंचा। लच्छू ठग अपना सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसको नमस्कार करके बोला, वह हीरो की पेटी कहाँ है? मैं उसके अधिक दाम देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता। उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे कोई चोर चुरा कर ले गया है तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, सेठ जी, उन हीरों को तो मैंने बेच दिया। सेठ बोला, लेकिन किस भाव में बेचा? ठग बोला, जिस भाव में लाया था उसी भाव में बेच दिया। ना कोई नफा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। वो सुनार अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया, जबकि लच्छू ठग अपना सिर पीटता रह गया।
इस तरह से एक चोर को महाचोर मिल गया। उन्नाव नाम की एक बस्ती में गोरी नाम की एक झगड़ालू औरत रहती थी। वह बहुत ही बातूनी थी, लेकिन अपने बेटे रामदास को दिल से प्यार करती थी। रामदास को उसने बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया, मगर गोरी झगड़ालू औरत थी। इसी कारण से कोई भी रामदास को अपनी लड़की देने को तैयार ना था। एक बार रामदास किसी काम से दूर के एक गांव में गया। उस गांव के तालाब के पास उसने एक सुंदर युवती को देखा। वह युवती उसको बहुत ही अच्छी लगी। फिर क्या था, वह उस युवती के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। युवती को भी रामदास बहुत ही पसंद आया। रामदास को पता चला कि युवती का नाम इंदिरा है। रामदास युवती इंदिरा के घर में पहुंच गया। रामदास ने इंदिरा के माता पिता को बताया कि वह इंदिरा को पसंद करता है और इंदिरा से शादी करना चाहता है। इंदिरा के माँ बाप ने रामदास को समझाया कि बेटा, हमारी लड़की बड़ी ही झगड़ालू है, इसीलिए उसका रिश्ता कायम नहीं हो पा रहा है। अगर फिर भी तुम चाहो और तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसके साथ शादी कर सकते हो। रामदास ने अपनी माँ के बारे में सारी बातें उन लोगों को बता दी। उन लोगों ने सोचा कि ऐसी सास के मिलने से इंदिरा सुधर जाएगी, इसीलिए रामदास के साथ इंदिरा की शादी कर दी गई। अपनी पत्नी को साथ लेकर घर लौटे रामदास को देखकर गोरी पहले अचरज में आ गई, मगर वो यह सोचकर खुश हो गई कि आखिर किसी न किसी ने उसके लड़के को अपनी लड़की ब्याह ही दी है। 1 महीने तक गोरी ने अपने बेटे और बहू को आराम से रखा। इसके बाद आस पड़ोस की कुछ औरतों ने गोरी से कहना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहू से कुछ काम जरूर करवाया करो, वरना वो लापरवाह और आलसी हो जाएगी। गोरी उन औरतों की बातों में आ गई। वह धीरे धीरे अपनी बहू से छोटे मोटे काम करवाने लगी। इंदिरा भी उसके सारे काम करती थी। जो भी काम उसकी सास सौंपती उसे बिना कहे चुपचाप करती थी। इस तरह से 1 महीना और बीत गया। इसी बीच सास का अपनी नई बहू के प्रति आकर्षण जाता रहा। वह इंदिरा के हर काम में ऐब ढूंढने लगी। बहू ने भी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। एक दिन रामदास खेत से घर लौटा। उसने देखा रसोई में कुछ भी नहीं बना हुआ था। जब उसने कारण पूछा तो सास ने बहू पर और बहू ने सास पर दर्जनों आरोप लगाए। रामदास दोनों को डांटने लगा। माँ ने आक्षेप किया कि रामदास के लिए उसकी पत्नी ही प्यारी हो गई है, जबकि उसकी पत्नी इंदिरा ने इल्जाम लगाया कि उसका पति बच्चे की तरह अपनी माँ का आंचल पकड़कर घूमता है। ऐसी हालत में उसने शादी ही क्यों की थी। उस दिन के बाद से रामदास को अपना घर नरक जैसा मालूम होने लगा। वैसे वह स्वभाव से बहुत ही शांत और दब्बू किस्म का था। इस पर दोनों सास बहू उसे बराबर ताने देने लगी, फिर भी वह चुपचाप सहता गया। सास बहू हर बार रोज ना रोज किसी बात पर झगड़ने लगी। एक बार की बात है, रामदास जिस जमींदार के यहाँ पर काम करता था, उसने रामदास के काम से खुश होकर अपने जानवरों में से एक दुधारू मवेशी हाँक कर अपने घर ले जाने को कहा। रामदास ने यह बात बड़े ही उत्साह से अपने घर में बताई। उसकी माँ गोरी ने कहा, गौ माता को ही घर लाना, वह मंगलदायक है। गाय के रोम रोम में देवता का निवास होता है, अवश्य ही ले आओ। जबकि पत्नी ने कहा, नहीं, हम भैंस लेंगे, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। बात बढ़ती गई और झगड़े का रूप धारण कर लिया। रामदास ने सोचा कि जब झगड़ा खत्म हो जाएगा तब दोनों को समझाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन मालिक ने रामदास से पूछा, तुम गाय को लेकर नहीं गए? रामदास ने अपनी पूरी कठिनाई मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, मैंने तो अपनी सारी भैंसें हाट में बेच दी हैं, अब मेरे पास सिर्फ गायें ही रह गई हैं। तुम एक गाय ही ले जाओ। गाय का दूध तो सुपाच्य और रोग निवारक होता है। यह हर तरह से भैंस के दूध से उत्तम माना जाता है। अपनी समस्या के इस प्रकार हल होने पर रामदास खुश था
और यह बात घर में बताई। उसकी माँ गौरी ने खुश होकर कहा, हमारे घर भैंस के आने से भगवान ने ही बचाया है। पत्नी बोली, भैंस को लाने का भाग्य सबको थोड़े ही होता है। उसकी पत्नी ने झट से ताना मार दिया। इस पर दोनों में फिर से लड़ाई हो गई। रामदास ने सोचा कि अब यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। वह बोला, मैं अभी जाकर गाय को हाँक लाता हूँ। तभी उसकी पत्नी इंदिरा बोली, गाय को ही लाना है तो काली गाय को लेकर आना, कम से कम भैंस जैसे रंग को देखकर ही खुश हो जाऊंगी। माँ ने कहा, सुनो बेटा, तुम गाय तो ले आओ, परंतु काले रंग का क्या करना है, तुम सफेद गाय ही लेकर आना। इस बात को लेकर सास बहू में फिर से वाद विवाद छिड़ गया। तुम काले रंग की निंदा करती हो, क्या तुम काली नहीं हो? इंदिरा ने अपनी सास को चिढ़ाते हुए कहा। तब उसकी सास बोली, तुम सफेद रंग की निंदा करती हो, क्या तुम सफेद नहीं हो? इंदिरा बोली, मैं सफेद रंग की होती तो चुप रह जाती, मेरा रंग पीला है। रामदास ने सोचा, इनका झगड़ा अब खत्म होने वाला नहीं है। उसने खुद ही खाना परोसा और खाकर सो गया। अगले दिन मालिक ने रामदास को फिर से याद दिलाया, तुम गाय को लेकर क्यों नहीं गए? रामदास ने अपनी तकलीफ बता दी। तब उसके मालिक ने कहा, सुनो, मेरे घर में सास बहू का झगड़ा तो नहीं है, परंतु मेरी 2 पत्नियां हैं। वे भी पहले इसी तरह से झगड़ा करती थी। आखिरकार मैंने एक युक्ति लगाकर उनमें दोस्ती करवा दी। मालिक, वह युक्ति मुझे भी तो बताइए। 2 शत्रुओं को अगर एक होना हो तो उनसे भी बलवान एक शत्रु की जरूरत होती है। मैं ऐसे बलवान शत्रु को कहां से ढूंढ कर लाऊं मालिक? वह शत्रु तुम ही हो, मालिक ने हंसते हुए कहा। रामदास ने भांप लिया कि उसे क्या करना है। वह उसी दिन शाम को मालिक के घर से चितकबरी रंग की गाय हाँक कर ले आया। सास बहू दोनों चितकबरी गाय को देखकर रामदास पर टूट पड़ी। तब रामदास क्रोध में आ गया और अपनी माँ से बोला, तुम अब ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली थोड़ी हो और बात बात पर छोटों को शाप क्यों देती हो? तुम्हें कुछ तो अकल होनी चाहिए। रामदास ने ये सारी बातें गुस्से में आकर और डांटते हुए कही। तब इंदिरा ने सोचा कि अब रामदास उसका पक्ष लेगा, इसीलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस पर रामदास ने उसको घूर कर देखा और गुस्से से बोला, तुम अपना काम देख लो, मर्दों के काम में दखल ना दो। मालिक ने मुझे गाय लाने को कहा था, मैं अपनी पसंद की गाय हाँक लाया हूँ। इस बारे में तुमने अपनी जीभ चलाई तो मैं भी तुम्हें उसी तरह पीटूंगा जैसे पशु को पीटा जाता है, समझी? इस तरह से रामदास ने अपनी पत्नी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। दोनों सास बहू बेचारी चुप होकर रह गई। इस तरह से वह अगले कुछ दिनों तक बराबर अपनी माँ को डांटता रहा और अपनी पत्नी को धमकाता रहा। सास बहू दोनों उसके इस व्यवहार में आए परिवर्तन से हैरान थी। वह किसी का पक्ष ना लेकर दोनों को डांटता और डपटता रहता था, साथ ही साथ मारने पीटने की धमकी भी देता था। फिर क्या था, रामदास के इस व्यवहार की वजह से वे दोनों आपस में रामदास की चुगलियां करने लगी। जब रामदास घर पर रहता तो वो भीगी बिल्ली बनकर रहती और जैसे ही वह बाहर जाता तो आपस में रामदास की शिकायतें करने लगती। इस तरह से वे दोनों औरतें एक हो गई और आपस में सहेलियों जैसा व्यवहार करने लगी। उन दोनों में धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही थी और फिर उन दोनों के बीच में मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब रामदास ने देखा कि दोनों सास बहू आपस में मिलजुल कर रहती हैं, तो उसने भी धीरे धीरे उनको डांटना डपटना बंद कर दिया और इस तरह से पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार बनकर जीवन बिताने लगा।